हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 10th जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान का दोस्तों, है ना। 9 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके थे और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और ये सभी के सभी वायरल क्वेश्चन हैं, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए एनुअल एग्जाम दोस्तों 2026 विज्ञान का है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों खंड बी, है ना, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपका 6 प्रश्न का उत्तर देना रहता है ना। 6 दूना 12 हो जाएगा कि नहीं, 6 प्रश्न का उत्तर दें। इसमें आपका 8 प्रश्न रहेगा लेकिन 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। जिसमें आपका देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव को कर चुके थे। इसके बाद 31 नंबर से हम लोग को देखना है ना सब्जेक्टिव प्रश्न में। देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देंगे। कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आरेख खींच लेंगे दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से आप लोग आरेख खींचना है। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। अगला देख लीजिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों, है ना, क्यों होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकिरण होता है ना। इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है तथा खतरे के संकेत का पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब आगे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है ना, आने का प्रबल संभावना है। देख लीजिए 33 नंबर क्या है दोस्तों, जिसमें 33 का पहला है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें, है ना। वाम हस्त नियम को लिखना है। तो उत्तर देख लीजिए, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा, है ना। तो दोस्तों ये आप लोग का हो गया क्या हो गया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख दिए। अब इस प्रकार से आप लोग चित्र बना लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से आप लोग को बना देना है। चलिए दूसरा नंबर देख लीजिए दोस्तों 33 नंबर का क्या बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार के ऊपर चढ़ा प्लास्टिक कवर नष्ट हो जाता है या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि दोस्तों आपका 2 ही मार्क्स का है ना। तो 2 मार्क्स का है तो आपको बता देना चाहेंगे, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका उत्तर जो है दोस्तों 2 से 3 लाइन ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ना। जब लोहे की कील को जो है दोस्तों कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है ना, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है आखिर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है ना। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ये देख लीजिए अभिक्रिया दिया हुआ है, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग का हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और 35 देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, ठीक है। तो देख लीजिए उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। आश्रित जल में H+ आयन अलग नहीं होते हैं, ठीक है। H+ आयन जो है अलग नहीं होते हैं और वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियां उपस्थित रहती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिख देना है ना, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। तो भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखना है दोस्तों, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिए। एक तरफ
आप लोग लिखेंगे वर्जन, एक तरफ लिखेंगे निष्ठापन। पहले सारणी को इस तरह से बांट लेंगे, है ना। सारणी से बांटने के बाद दोस्तों आप लोग को लिखना है, ए नंबर में लिखिएगा दोस्तों, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना। अब इसमें लिखिएगा, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ बी नंबर में देख लीजिए क्या लिखेंगे आप लोग, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है ना। इसमें लिखेंगे यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए सी में क्या लिखेंगे, इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। और इसमें लिखेंगे इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप लोग को उत्तर लिखना है। 36 नंबर का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, है ना। इसका कौन कौन से भाग होते हैं, इसे रेखा चित्र द्वारा दर्शाएं। या फिर इस तरह से बोल सकता है कि प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, है ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को इसका परिभाषा पहले लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद देख लीजिए क्या लिखना है, इसके निम्नांकित भाग होते हैं। जो भाग होते हैं उसको लिख लेंगे। देख लीजिए इसके 5 भाग होते हैं, तो 5 भाग का नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक चित्र बना देंगे, है ना, प्रतिवर्ती चाप का। दोस्तों यहाँ पर आप चित्र इस प्रकार से बना लेंगे, है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है इस प्रकार की चित्र, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, है ना। क्या है कि जैव भू रसायन चक्र क्या है, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दे, है ना। तो कैसे आंसर होगा देख लीजिए। भूमि पर पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधों में पहुंचते हैं, उनसे तरह तरह के यौगिकों का संश्लेषण होता है, उन्हें जैव रसायन कहते हैं, है ना। ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं और जीवधारी की मृत्यु के पश्चात जैव अपघटन के प्रक्रम द्वारा पुनः भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो जल चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग 2 मार्क्स वाला में दोस्तों 8 क्वेश्चन देखें, है ना। लेकिन आप लोग एग्जाम में 8 क्वेश्चन देगा, लेकिन इसमें से आपको 6 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। किन्हीं 6 क्वेश्चन का जो आपको आ रहा है उसी क्वेश्चन को उत्तर देंगे, ठीक है। 6 से ज़्यादा नहीं। चलिए तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग खंड सी, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अब आ गया। देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान देंगे, है ना। कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है ना। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है दोस्तों और आकार भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, यहाँ पर हल कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो H1 है वो आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। यू दोस्तों यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, क्योंकि यू जो है दोस्तों कभी भी माइनस में होता है। एफ दोस्तों -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की बात क्या है तो इसका निगेटिव होता है, तो इसलिए -15 हो जाएगा। भी पूछा है दोस्तों और H2 पूछा है ना। तो क्या करेंगे, ये सब दे दिया है तो उसको लिख लिए। अब यहाँ चलेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से। तो आपका दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों, है ना। लिखने के बाद इसको जो है क्या करेंगे कि 1/v को एक तरफ कर देंगे, बाकी जो 1/u है उसको उस तरफ भेज देंगे। देख लीजिए इस प्रकार से कर दिए हैं, है ना। तो इसका मान बैठा देंगे दोस्तों। f का मान -15 है तो -15 लिख दिए हैं, और u का मान है -25 तो -25 रख देंगे, ठीक है। तो 1 हो जाएगा -15, फिर -में हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस दिया हुआ है, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 1/25, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए। -15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। अब इसमें कीजिएगा दोस्तों तो -2/75 आ जाएगा, ठीक है। और v का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों 37.5 सेंटीमीटर। आप लोग बोलेंगे कि भी जो है नीचे था तो ऊपर कैसे हो गया, तो देखिए 1/v कैसे 1/v और -2/75 है। तो देखिए v को ऊपर करेंगे दोस्तों तो 75 ऊपर हो जाएगा और जो 2 जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चाहे आप तिरछा गुना कर लीजिए, इसी प्रकार से भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग v का मान निकालिए, -37.5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हम क्या पूछा है दोस्तों, इसमें हमसे पूछा है H2 भी पूछा है दोस्तों, H2 पूछा है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, H2 निकालने के लिए आवर्धन m, है ना, आवर्धन के फॉर्मूला लगाएंगे। तो आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो v का मान कितना है दोस्तों, v का मान इसको रख देंगे, ठीक है। तो -75/2 हो जाएगा। अब बटा में u है तो गुना कर देंगे दोस्तों, कितना -25 u का मान है, ठीक है। 25 दिया हो जाएगा 75, यानी कि हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3/2, कैसे -3/2 हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से आगे होगा, देख लीजिए, है ना।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का -3/2, फिर यहाँ पर H2/4 हो जाएगा। देख लीजिए H2/H1 एक और होता है ना। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो -6 सेंटीमीटर आता है दोस्तों H2। तो यहाँ पर H2 का मान निकल गया, तो अतः प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगा दोस्तों -37.5 सेंटीमीटर दूर। आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति की बात करें, क्योंकि दोस्तों दर्पण जो है अवतल है, तो हो जाएगा वास्तविक में उल्टा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग MBBI क्वेश्चन मार लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, सचित्र समझाएं, है ना। या फिर इस प्रकार से भी दे सकता है दोस्तों कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके उत्पन्न होने के कारण लिखें, इसे कैसे दूर किया जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष का परिभाषा, है ना। तो क्या होता है परिभाषा दोस्तों, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, है ना। जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इसी को जो है दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अपने भाषा में लिख सकते हैं, जिस तरह से लिखना है आप लोग को, है ना। ये नहीं कि यही क्वेश्चन लिखिए, यही आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए आगे इस चित्र को छाप लेंगे दोस्तों, है ना। देख लीजिए 1 नंबर में दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, तो लेंस द्वारा संशोधन किसे किया गया है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग छाप लीजिएगा। अब देखिए दीर्घ दृष्टि के कारण, देख लीजिए दोस्तों, पहला तो आपका हो गया अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। 2 नंबर में हो जाएगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। अब संशोधन कैसे होगा, इसका निवारण जो है कैसे होगा, तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को कर देना है ना। इसमें आपसे पूछा था कि सचित्र समझाएं, सचित्र यानी चित्र बनाना है, तो हम लोग यहाँ चित्र बना दिए, ठीक है। इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। आगे देखते हैं अगला, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है 41 नंबर दोस्तों, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, पहला नंबर में हो जाएगा ऊष्मा के रूप में, है ना। ऊष्मा के रूप में लिखेंगे दोस्तों तो CaCO3, जो कि ऊष्मा के रूप में लिखेंगे तो CaO+CO2 हो जाएगा। दूसरे नंबर में देख लीजिए प्रकाश के रूप में, तो AgCl जो कि प्रकाश ऊर्जा देंगे तो Ag+Cl2 हो जाएगा, है ना। संतुलित किया हुआ है 2 लगा दिए हैं, 2 लगा दिए हैं, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए दोस्तों विद्युत के रूप में, यहाँ पर देख लीजिए विद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पर H2O को जो है दोस्तों H2+O2 में तोड़ देगा। देखिए संतुलित यहाँ भी किया हुआ है, 2 और 2 कर दिया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को जो है समीकरण को लिख देना, अगर इस तरह से सवाल दिएगा तो, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42, क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग बताएं, है ना। तो ये भी दोस्तों बहुत ही VBI क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर होगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों, तो CaSO4 होता है, याद रखेंगे, है ना। ये आपका जो है सूत्र होता है। चलिए आगे देख लीजिए, अब CaSO4 2H2O को जो है नहीं जिप्सम को दोस्तों 373 केल्विन पर जो है हम ताप देंगे, है ना, गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा, प्लस में जो है 3/2H2 निकलेगा, है ना। तो ये आप लोग का हो गया दोस्तों, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी पूछा है, उसका प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है, उसको लिखना है। तो पहला में लिखिएगा आप लोग कि चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों की सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में, है ना। तो ये पहला हो गया दोस्तों उपयोग। दूसरा उपयोग की बात करें तो सजावट का सामान एवं सतह चिकना बनाने में। तीसरा आप लोग का हो गया खिलौना बनाने में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और 43 में क्या ध्यान देंगे, ए में है दोस्तों कि नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखें, है ना। तो पहला देख लीजिए दोस्तों, नर जनन हार्मोन, इसका हो जाएगा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन के कार्य भी पूछा है ना। नाम एवं कार्य लिखे, तो कार्य क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं का निर्माण, कैसे दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है ना। अब देख लीजिए दूसरा नंबर में क्या है दोस्तों, मादा जनन हार्मोन, जो कि एस्ट्रोजन और दोस्तों क्या होता है एवं प्रोजेस्टेरोन।
अब देखिए एस्ट्रोजन का कार्य क्या है, तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास, है ना, ये दोस्तों एस्ट्रोजन का कार्य हो गया। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन के कार्य के दोस्तों, तो भ्रूण के विकास एवं पोषण में सहायक, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को उत्तर लिखना है ना। अब देखिए बी नंबर 43 नंबर का ए बी है, तो बी देख लीजिए क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है, तो उत्तर लिखेंगे हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। पहला तो आपका हो गया दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, है ना। यह हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा तो आपका हो गया कि यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। तीसरा हो गया दोस्तों, यह ऊतकों के अंतरकोशिकीय द्रवों के प्रतिष्ठता को जो है ना नियंत्रित करता है। 4 हो गया दोस्तों, यह हृदय की पेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को उत्तर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन, है ना। और 44 देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान देंगे कि कायिक परिवर्धन क्या है, ठीक है दोस्तों। कायिक परिवर्धन क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं, तो उत्तर देख लीजिए। कायिक परिवर्धन जब पौधे के किसी कायिक अथवा वर्धी भाग जैसे जड़, तना अथवा पत्ती से प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से नया पौधा विकसित होता है अथवा किया जाता है, तब इस प्रकार के अलैंगिक जनन को कायिक परिवर्धन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका परिभाषा लिख देंगे। इसकी क्या सीमाएं हैं, ये भी पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीमाएं, पॉइंट बोल के लिखेंगे दोस्तों सीमाएं, है ना। और जब आप लिखेंगे दोस्तों सीमाएं, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। फिर डैश देके लिखेंगे कायिक परिवर्धन द्वारा उगाए गए जो है ना पौधों में पैतृक लक्षणों का संरक्षण होता है, परंतु इन पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती, है ना, जिसके कारण इन पौधों में पर्यावरण जो है ना साथ अनुकूलित होने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इनमें बीमारियां लगने, उत्पादन कम होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को उत्तर लिखना है, जो जो पूछा है उसको लिख दीजिए बस, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, तो उत्तर देख लीजिए लैंगिक जनन के लाभ। पहला तो आपका हो गया लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। दूसरा आपका हो गया जीन के नए युग्मक बनते हैं, जिसके कारण आनुवंशिक विविधता का विकास होता है, ठीक है। अब तीसरा कारण हो गया दोस्तों कि क्या होगा, तीसरा लाभ देख लीजिए नए जीवों के विकास में इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। अब बी नंबर में क्या पूछा है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। बी नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है, शुक्राशय एवं पेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, तो उत्तर देख लीजिए शुक्राशय की भूमिका। शुक्राशय में शुक्राशय द्रव का स्राव होता है, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है एवं उनकी गति के लिए माध्यम की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोस्टेट की भूमिका, है ना। यह पूरा हस्त द्रव का स्राव करती है, यह एक क्षारीय द्रव होता है। शुक्र द्रव एवं पुरहस्थ द्रव दोनों मिलते हैं और इन्हीं द्रवों के साथ शुक्राणु जो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग का हो गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं 46 नंबर। इसके बाद दोस्तों हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, है ना। मतलब कि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव बनेगा सारा का सारा लेकर आ गए हैं, एक तरह से सेट समझिए, है ना। ये आप लोग का सेट है दोस्तों। इसी तरफ से आप लोग का आएगा सैंपल पेपर, समझिए दोस्तों सैंपल पेपर, ठीक है। जिस तरह से आप लोग का पेपर देखने को मिलेगा उसी प्रकार से यहाँ लेकर आए हैं। देख लीजिए क्या है दोस्तों, प्रत्येक परितंत्र एक गत्यात्मक तंत्र होता है, कैसे, तो उत्तर देख लीजिए। पौधे सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं, सर्वाहारी जंतु सबको खाता है। उसकी मृत्यु के बाद मृत शरीर का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, जिन्हें पौधे पुनः अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार परितंत्र के सभी घटकों के बीच एक गत्यात्मक संबंध होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन को देख लिए, है ना दोस्तों। चलिए अब आगे देख लीजिए दोस्तों, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें दोस्तों आप लोग का प्रश्न रहेगा 6, लेकिन इसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना। जिसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है दोस्तों 47 नंबर का जो है ना MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, MBBI क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद कर लेंगे, क्या कि ओम के नियम लिखिए और इसका सत्यापन करें, है ना। तो अपने शब्दों में लिखिएगा, है ना। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको जो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, देख लीजिए किस प्रकार से इतना बड़ा उत्तर है, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से जो है आप लोग देख लीजिएगा। 48 नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। चलिए इसका उत्तर हम लोग पढ़ लेते हैं।
विद्युत धारावाहक चालक के परितः वह समस्त क्षेत्र जिसमें उसका चुंबकीय सुई द्वारा आभास किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए। आगे इसका प्रयोग की बात करें दोस्तों तो एक मजबूत कार्डबोर्ड जिसके बीच में छिद्र रहता है कि टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रखकर उसके बीच में स्थित छिद्र से एक तांबे का तार लंबवत लगाते हैं। इस तार के सिरों को एक कुंजी एवं बैटरी के ध्रुव से जोड़ देते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े पर समान रूप से लोहे की कुछ कतरने फैला देते हैं। कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ कार्डबोर्ड को हाथ से थपथपाते भी हैं। हम देखते हैं कि लोहे की कतरने समकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो जाती है। अतः प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा बल रेखाओं की दिशा जो है ना समकेंद्रीय होती है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स यानी 5 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अपने कोशिश कीजिएगा कि अपने शब्दों में लिखने का दोस्तों, है ना, अपने शब्दों में कोशिश कीजिएगा लिखने को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पारा यानी पारद की एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। पारा धातु को उसके अयस्क के निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखें, है ना। तो देख लीजिए इसमें दिया हुआ है दोस्तों, है ना। इस प्रकार से लिखना है। अयस्क हो गया सीने बार, सूत्र हो गया HGS। ठीक है, इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। निष्कर्षण समीकरण की बात करें देख लीजिए ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें आप लोग और भी जोड़ सकते हैं क्योंकि छोटा आंसर है दोस्तों, है ना। इसमें जो है इतना और जोड़ देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जितना पूछा है उतना आप लोग इसमें लिख दीजिए। ठीक है, चलिए 50 नंबर देख लीजिए दोस्तों। इसमें आपका ए नंबर है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी कर लेंगे। देख लीजिए कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही पर्यायात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देख लीजिए CH4 तथा C2H6 में CH2 का अंतर है ना। इसमें देख लीजिए दोस्तों OH एवं अंतर जो है CH2 का ही है, मतलब CH2 का ही अंतर रहेगा दोस्तों, है ना। फिर आगे देख लीजिए B नंबर। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में दे सकता है। ये भी करके नहीं देगा, ये डायरेक्ट दे देगा कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। ठीक है, तो देख लीजिए आपको शॉर्ट में बता देना चाहेंगे। इस प्रकार से आप लोग पहले पढ़ लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे अपमार्जक, एक तरफ लिखेंगे आप लोग क्या, साबुन। देख लीजिए साबुन में ए नंबर में लिखेंगे कि यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। ठीक है, इसमें लिखेंगे यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है। इसमें लिखेंगे इसका आयनिक सिरा जो है इस प्रकार क्या होता है, COO यानी Na+ होता है दोस्तों। अब इसका आयनिक सिरा देख लीजिए SO3 Na+ या SO4 Na+ होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे ना जो है। C देख लीजिए यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है और यह कठोर जल में आसानी से झाग देता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए D नंबर में इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है, इसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से लिख लेंगे, है ना। इसमें दोस्तों 5 मार्क्स का है तो कोशिश कीजिएगा कि 5 पॉइंट लिखें। इसमें दोस्तों आप लोग कितना पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 ही पॉइंट है दोस्तों। लेकिन हम यहाँ सलाह देंगे कि आप लोग 5 पॉइंट लिखेंगे दोनों को तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फुल मार्क्स मिलेगा लेकिन आप लोग जो है 5 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, चलिए 51 नंबर देख लीजिए क्या क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बनाया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग को श्वसन तंत्र का चित्र बनाने के लिए कह देगा। देख लीजिए कितना आसान है दोस्तों। इस प्रकार से चित्र बना दीजिए, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना। ऐसे चित्र बनाने के लिए बोला है तो केवल चित्र ही बनाइए। अब B नंबर में देख लीजिए क्या दिया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, उसको आप लोग को लिखना है। देखिए प्रोटीन का पाचन लिख देंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे कि अमाशय में अमाशयिक रस यानी जठर रस में पाया जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम अघुलनशील प्रोटीन को पेंटोन में बदल देता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर देख लीजिए, पकवासे में अग्न्याशिक रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। 3 नंबर देख लीजिए, छोटी आंत में सशक्स इंटेरिक्स द्वारा शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है ना। चलिए अब 52 के ये देख लीजिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम आंसर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए B नंबर भी देख लीजिए दोस्तों, 52 का B है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए और क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहे हैं, है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखे हैं ना। तो देख लीजिए इसका जो है प्रकाश का परावर्तन क्या है उसको लिख लेंगे, पहले इसके नियम को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। बस क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण में लिख देंगे 2-3 पॉइंट और उत्तल दर्पण में 2-3 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखें। अगर ये क्वेश्चन दे देगा तो इसको भी आप लिख लेंगे दोस्तों, है ना। इस सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। क्या है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए, है ना। फिर आगे देख लीजिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। वहाँ था परावर्तन, लेकिन अब दे देगा कि अपवर्तन के नियम क्या है, तो इसका भी 2 नियम होता है। इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों, है ना। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। दृष्टि दोष से क्वेश्चन जितना भी है, तो ये निकट दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इस तरह के सारे को आप लोग जो है याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्या है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्या है कि सूचक क्या है, एक प्राकृतिक सूचक का नाम लिखे हैं। ठीक है, इसको भी देख लेंगे दोस्तों। फिर आप लोग का उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों आपको 2 से 3 मार्क्स में दे सकता है। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कथित सामग्री क्या है, इसको भी आप लोग देख लेंगे, है ना। जिसमें आपका पहला सूर्य का प्रकाश हो गया, दूसरा क्लोरोफिल हो गया, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और चौथा आप लोग का जल हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया दोस्तों। चलिए आगे दिखा दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को, है ना। आगे देख लीजिए क्या है कि ओजोन परत का महत्व क्या है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्या हो गया, हाँ आगे देख लीजिए एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पढ़ते हैं, देख लीजिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक करते हैं, क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। यही परिकिरणित नीला प्रकाश हमारी जो आंखों तक पहुंचता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो यही होगा आपका। अब आगे देख लीजिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये तो आपका चैप्टर से काट दिया है, लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया। आगे देख लीजिए जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें और इसका निष्कर्षण कैसे होता है, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से किया हुआ है, भर्जन से किया जाता है और अपचयन से किया जाता है। देख लीजिए भर्जन में देख लीजिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, इस अपचयन में देख लीजिए जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके शुद्ध जिंक प्राप्त करना, है ना। जस्ता का मुख्य अयस्क की बात करें तो जिंक ब्लेंड है, जो कि ZnS है। इसका निष्कर्षण 2 चरणों में होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे, है ना। चलिए आगे देख लीजिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इस तरह का सारा PDF, ये जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना। अब देख लीजिए क्या है कि आनुवांशिकता क्या है, तो इसको भी देख लेंगे दोस्तों, है ना। अब देख लीजिए श्वसन और दहन में अंतर लिखें, इसको भी देख लीजिए दोस्तों, है ना। फिर प्रतिरोध क्या है ना। प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, विस्तार से समझिए, है ना। इसको देख लेंगे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन करें। इस तरह का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आप लोग क्वेश्चन दे देगा दोस्तों कि आहार श्रृंखला क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाएं। ठीक है, फिर आप लोग का देगा दोस्तों रसायन शास्त्र से देख लीजिए क्वेश्चन कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें, तो ये क्वेश्चन तो देख ही दिए, है ना। फिर आप लोग का दे सकता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखें, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अम्ल और क्षार, कैसे अम्ल क्षार से देख लीजिए सूचक क्या है, गंधी सूचक का एक उदाहरण दे, इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर देख लीजिए pH मान, है ना। दैनिक जीवन में pH के महत्व का वर्णन करें। ठीक है, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का दे सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि धातु और अधातु में रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ये 5 मार्क्स में दे देगा। तो भौतिक में 5 पॉइंट लिखेगा, है ना। भौतिक में दोस्तों पहले लिखेंगे भौतिक गुणधर्म, दोस्तों इस प्रकार से लिख देंगे भौतिक गुणधर्म। ठीक है, और ऊपर सारणी बना लीजिएगा, 5 पॉइंट लिख दीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से, है ना। अगर 5 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा। फिर आप लोग रासायनिक गुणधर्म में भी 5 पॉइंट लिख दीजिए, है ना, तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों समजातीय श्रेणी क्या है, इसको देख लिए, है ना। फिर आगे देख लीजिए जैव प्रक्रम जो कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, इसको देख लेंगे। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और अमाशय में अम्ल की भूमिका के बताएं। ठीक है, जिसको हम दिखाई दिए दोस्तों, इसको आप लोग देख लेंगे, है ना। वायु और अवायु श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, ये दोस्तों 3 मार्क्स का, है ना, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना। इसको भी रिविजन कर लीजिएगा। क्या कि नेफ्रॉन की संरचना और उसकी कार्यविधि का वर्णन करें, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 19-20 दो अंतिम क्वेश्चन है।
इसको भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ये सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में है ना, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है ना। तो बाकी कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हाँ जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।